नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां उमर अब्दुल्ला विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली सीएम आवास पर छिड़े विवाद को लेकर है, जहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीएम कार्यालय ने एलजी पर आरोप लगाए हैं। तीसरी बड़ी खबर संपदा 2.0 को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और चौथी बड़ी खबर हाथरस भगदड़ को लेकर है, जहां न्यायिक आयोग ने भोले बाबा से पूछताछ की है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई, जहां मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया है, जो जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। साथ ही कांग्रेस के किसी एक विधायक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल सकता है। चुनाव में इंडिया गठबंधन में 49 सीटों में से सबसे ज्यादा 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को 6 सीट और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। जहां इस बीच गुरुवार को जम्मू रीजन से चुनाव जीते 4 निर्दलीय विधायकों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, उमर अब्दुल्ला विधायक दल के नेता चुने गए हैं और दूसरी बार वह सीएम पद की शपथ अब वह लेने जा रहे हैं। क्या बदलाव हमें इस बार इस सरकार में देखने मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो हमें इस सरकार में देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो अपने आप में एक राज्य का दर्जा भी उसे नहीं मिला है जी। तो सरकार को सारा सामंजस्य जो है उपराज्यपाल के संग मिला के सरकार को चलाना पड़ेगा। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने जीत के बाद जो स्टेटमेंट दिए हैं कि उन्होंने कहा हमें मालूम है 370 हमारा इशू नहीं है, केंद्र का सब्जेक्ट है, केंद्र में जब कोई बदलाव आएगा तो हम इसकी कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि हमें केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना है जी। तो ये जो नए बदलाव आएंगे ना, अभी तक जम्मू कश्मीर में जो सरकार चलती थी वो एक पूर्ण राज्य की सरकार चलती थी, उसमें उपराज्यपाल का इतना हस्तक्षेप नहीं होता था जी। लेकिन अब उन्हें इस तरीके से सरकार को चलाना पड़ेगा जैसे वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जी। मनीष जी, उमर अब्दुल्ला के पिता जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उन पर कहीं ना कहीं अलगाववाद का आरोप लगता रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वह जम्मू कश्मीर में एक अलग झंडे की भी मांग करती रही है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरह के आपने भी बताया कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलेंगे और हमें सरकार अच्छे से चलानी है, तो जो अभी तक जिस तरह विकास के में रोड़े अटकाती रही थी सरकारें, क्या इस तरह अब आगे अगर समन्वय बना रहेगा तो विकास और तेज गति से हो सकता है जम्मू रीजन में या कश्मीर, दोनों में? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी हो, कांग्रेस हो, इनके संग मुश्किल यही है कि इनका चुनाव से पहले कोई एक स्टैंड होता है, चुनाव के बाद कोई एक स्टैंड होता है। चुनाव से पहले आप अलगाववाद की बात करते हो, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हो, 370 की बात करते हो, आप बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देने की बात करते हो। जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप कहते हो 370 सेंट्रल का सब्जेक्ट है, अब हम सेंट्रल की सरकार के साथ चलेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करेंगे। तो जनता इन चीजों को समझती है कि आप सेलेक्टिव निर्णय लेते हो सत्ता में आने के बाद और सत्ता में आने से पहले। अगर आप इस चुनाव की भी एनालिसिस देखोगे तो भाजपा को वहां पे 25% प्लस वोट मिला है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने बड़े बहुमत के बाद भी 23% वोट मिला है। कांग्रेस ने 37 में से 6 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद कांग्रेस का वहां पे क्या जनाधार है। तो वहां की जनता, भाजपा, पक्ष विपक्ष सब ये मिलके काम करेंगे। वहां की जनता के लिए, विकास के लिए तो काम करेंगे, लेकिन जो विकास 5 साल में हुआ है उसको आगे और तेजी से कैसे ले जाते हैं। और मुझे लगता है जैसे कि दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण आम आदमी पार्टी और भाजपा में आपस में सामंजस्य नहीं है, उमर अब्दुल्ला जी ऐसी कोशिश नहीं करेंगे।
लेकिन उन्हें राष्ट्रवाद की विचारधारा पे तो आना पड़ेगा। उसमें तो अब इस देश में मुझे कोई समझौता होता नहीं लगता। आप देखिए हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट, ये बिल्कुल साफ प्रतीत होते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा, किसान, जवान, पहलवान, कोई नहीं चला। जनता ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर निर्णय दिया है और जम्मू कश्मीर भारत का हमेशा अभिन्न अंग था, है और रहेगा। उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज केंद्र सरकार या कोई भी सरकार को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रवाद और नेशनल सिक्योरिटी सबसे सर्वोपरि है, उसका ध्यान दोनों ही सरकारों को रखना भी होगा और रखना भी चाहिए, क्योंकि उस देश की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा और ना तो कोई हो सकता है, ना ही चुनाव में, ना ही आम दिनों में भी। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली सीएम आवास से बाहर निकाले जाने के बाद एक दिन बाद आतिशी अपने निजी निवास में सीएम ऑफिस का काम करती हुई नजर आई हैं, जहां सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठकर एक फाइल पर साइन करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी, जहां 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है, और आतिशी ने इस बंगले पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस पर सीएम ऑफिस से बयान निकलकर सामने आया कि एलजी ने भाजपा के कहने पर सीएम आतिशी का सामान घर से बाहर निकलवा दिया और वह सीएम आवास हथियाना चाहती है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रमोद गोस्वामी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सीएम आवास को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हो गया है, सीएम आवास के आवंटन या उसके आदेश की तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन यह बात सब कर रहे हैं कि इसे कोई हथियाना चाहता है। भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी हथिया कर बैठी है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा इसे हथियाना चाहती है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे ये लगता है कि कुछ सार्वजनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कुछ शिष्टाचार होते हैं जी। क्या मुख्यमंत्री की हैसियत से वो उस बंगले में अगर आ गई थी, क्या उनको मतलब वहां रहने का हक नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 कि उनको आवंटित किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था, और वो उन्होंने मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश में ही ले लें कि हालांकि जिसमें केजरीवाल जी रह रहे थे मकान में, वो एक मुख्यमंत्री आवास होगा शायद। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारसी दास जी थे, उनको 5 कालीदास अलॉट था, लेकिन वो रहते थे पुराने किले में अपने निजी आवास में। या मान लीजिए वो किसी भी आवास पर रह रहे हैं, तो एक शिष्टाचार ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को के मकान को खाली कराना, ये ठीक है। हो सकता है कि कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस हों लीगल, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। उसकी अगर कोई चीज हो भी तो भी मतलब सरकार उसको ठीक करके उनके नाम वो अगर आवंटित है तो उसमें वहां रह रही है तो कोई आपत्ति नहीं। और मान लीजिए अगर नहीं है, उसको वो कब्जाना चाहती हैं, तो एक मुख्यमंत्री हैं, टैक्सी चालक तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको उनके नाम आवंटित कर दिया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये परंपराएं अगर जो डलेंगी तो आने वाले समय में बहुत सी छोटी छोटी चीजें ऐसी होंगी कि जिनको लेके दूसरी सरकारें दूसरों पर इस ढंग का हमला करेंगे या ऐसे बेइज्जत करेंगे। तो ये तो एक आतिशी का सवाल नहीं है, सवाल वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। ठीक, ये मुख्यमंत्री पद का भी एक प्रश्न उठता है। प्रमोद जी, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शायद ये मतलब कोई बहुत सुंदर निर्णय तो नहीं कहा जा सकता। प्रमोद जी, आपने शिष्टाचार की बात करी, शिष्टाचार होना चाहिए और एक पद के, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन एक पद के लिए शिष्टाचार होना चाहिए। लेकिन
इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि एक प्रोटोकॉल है और अन्य राज्यों की तरह आपने उत्तर प्रदेश का जिस तरह उदाहरण लिया, लेकिन अन्य राज्यों की तरह दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ ही प्रदेश भी है। ऐसे में एक प्रोटोकॉल है उसके आवंटन का, लेकिन आपको क्या इस चीज को नकारा जा सकता है कि आवंटन के जैसे 3 दिन पहले वह शिफ्ट हुई सीएम आतिशी, 3 दिन बाद हो सकती थी, या एक प्रोटोकॉल के तहत जो केजरीवाल थे वह डायरेक्ट चाबी आतिशी को ना देकर सीधा पीडब्ल्यूडी को दे देते, जो एक प्रोटोकॉल है, एक सरकारी कार्रवाई है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? हाँ, देखिए ये ठीक कह रहे हैं आप कि एक जो एक विधिक प्रक्रिया है कि वो उसको दे देते, लेकिन अगर वहां शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री आवास है या वो उसमें मुख्यमंत्री रह रहे थे तो उसको मुख्यमंत्री आवास ही कह सकते हैं आप। तो ऐसे में अगर वो वहां पर शिफ्ट हो गई, हम मान लें कि ठीक है, उसकी एक ये भी प्रक्रिया, ये भी बात आपकी सही है कि अगर वो चाबी दे देती है और उसके बाद वो आवंटित हो जाता है या हो जाना चाहिए, लेकिन हम ये मान भी लें तो भी अगर हमने घटिया दर्जे की हरकत की तो फिर आप भी घटिया दर्जे की हरकत करेंगे। तो फिर हम में और आप में फर्क क्या रह गया? प्रमोद जी, तो वो मुख्यमंत्री उसमें है ना जी। तो मैं खाली एक सामान्य शिष्टाचार की बात कर रहा हूं, चाहे मुख्यमंत्री पद का हो या किसी भी अन्य विधायक का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो या एमएलसी का हो या किसी भी सामान्य व्यक्ति का हो, किसी अधिकारी को आवंटित होते हैं। मान लीजिए अगर एलजी हैं, एलजी उसमें इस समय रह रहे हैं, अगर उन एलजी की जगह कोई दूसरा आ जाए जी, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, एक मतलब विधिक रूप से न जाए, एक जर्नल रूप में देखें तो पता लगे कि वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं जी। या जो यहाँ प्रमोद जी चूंकि एलजी कार्यालय की ओर से यह कहा गया है कि जो बंगला नंबर 6 है जिसमें केजरीवाल निवास कर रहे थे, वह एक मुख्यमंत्री के लिए ही, विशेषकर मुख्यमंत्री के लिए आवंटित एक बंगला नहीं है और इसमें यह किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। रेनोवेशन भले ही केजरीवाल ने कराया था, लेकिन जैसा हम अगर सीएम आतिशी जो अब सीएम हैं दिल्ली की, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका सोशल मीडिया पर या मीडिया पर सुर्खियों में रहने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। और ऐसा तो होगा नहीं कि वह जो कार्रवाई है, जो आवंटन की प्रक्रिया है, उससे उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मीडिया में इस तरह की बातें आएं और उन्हें इस चीज का, इस जो जिस तरह से आपने बातें करी हैं, इस तरह की उन्हें सहानुभूति मिले आने वाले चुनाव में? क्या इस चीज की थोड़ी बहुत भी आशंका है? देखिए, मतलब ये अगर ये इस लिहाज से या इस मानसिकता से वो उसमें उन्होंने किया है जी, तो गलत है जी, कि खाली लाइमलाइट में आने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं और जो औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो ये किसी भी मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण पद के व्यक्ति के द्वारा किया जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है या इसको गलत ही ठहराया जाएगा, ये बात सही है जी। लेकिन मैंने तो एक दूसरी बात कही कि मैं मान भी लूं कि ठीक है, उन्होंने इसके लिए ये मतलब उन्होंने वो औपचारिकताएं पूरी नहीं की और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनको जाना चाहिए था जी। लेकिन अगर वो उन्होंने गलती कर दी तो उसमें रह तो मुख्यमंत्री रहते। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक वो नहीं है, वो एक उनको केजरीवाल को आवंटित हुआ और उन्होंने उसको रेनोवेट कराया और उसमें वो एज मुख्यमंत्री रहने लगे जी। लेकिन अगर उसमें ये चली गई, ये भी तो मुख्यमंत्री के रूप में गई है, ये कोई वहां के विधायक के रूप में या मंत्री के रूप में तो गई नहीं है जी जी। उसमें मुख्यमंत्री ही रह रहे थे और वो केजरीवाल के नाम अलर्ट था और वो मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, चूंकि जब वो बने हैं तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं जी। तो मुख्यमंत्री उसमें लिखा गया होगा केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली। तो ऐसे में अगर किया गया तो अगर वो हो गया, मतलब मैं दोनों बातें इसमें कहीं वो नहीं होना चाहिए कि उनको भी ये चाहिए था, आतिशी जी को भी चाहिए था कि उसकी औपचारिकता जो एक विधिक औपचारिकता है उनको पूरा करके वहां जाती, वो गरिमापूर्ण ठीक, ये भी ठीक है। लेकिन एक मुख्यमंत्री गई है, उस मुख्यमंत्री का सामान हटा दिया जाए
ये भी कहीं से उसको उचित नहीं ठहराया जा ठीक। सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो राष्ट्रपति भवन में वो उन्होंने चली गई थी वो, ठीक। या प्रधानमंत्री हाउस में चली गई थी। ठीक। तो ये भी एक बात, या ऐसी ऐसी जगह के जो मुख्यमंत्री के नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित नहीं था उस ठीक। जगह चली गई। ठीक। बिल्कुल। तो ये भी बिल्कुल। बात है। तो सरकार को भी इससे तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस मानसिकता से ये किया है कि इसका हमको एडवांटेज मिले कि हमारा सामान फेंक दिया गया, तो इसमें वो एडवांटेज उन्होंने ले लिया और इन्होंने एडवांटेज दे दिया। अगर हम वही मान लें सेक फॉर आर्गूमेंट, तो बात तो वही हो गई ना, फिर मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन औपचारिकता पूरी करनी चाहिए थी, और एलजी को भी ये चाहिए था कि उसको उनको ठीक। मतलब जो है ठीक। खाली उनके नाम आवंटित कर देते। ठीक। ठीक। बिल्कुल तो प्रमोद जी, इसमें कोई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल तूफान नहीं आ जाता, बिल्कुल। या कोई ऐसा नहीं हो जाता कि जिससे कि ये राष्ट्र को खतरा हो जाता, ठीक। या ऐसा नहीं हो जाता कि ये मकान वो निजी बन जाता। ठीक। बिल्कुल। औपचारिकता पूरी की जानी चाहिए थी। हालांकि इसमें कहीं राजनीतिक एंगल भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, जुड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए बनाए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया, जहां इस नई व्यवस्था में रजिस्ट्री खरीदने के लिए घर बैठे ई पंजीयन किया जा सकेगा और ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रजिस्ट्री का काम हो सकेगा। साथ ही प्रॉपर्टी की पहचान कस्टोडियम डिपार्टमेंट से कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री यादव ने संपदा 2.0 का शुभारंभ करते हुए विभागीय अधिकारियों से संपदा 2.0 की विशेषताओं पर चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीयन की कार्रवाई 9 साल से चल रही है और डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इसमें सुधार के लिए संपदा 2.0 लागू किया गया है और इसे जीएसटी, नगरीय विकास विभाग, आयकर विभाग, पंचायत विभाग तथा आधार से भी इसको इंटीग्रेटेड किया गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, मुख्यमंत्री ने संपदा 2.0 का शुभारंभ कर दिया है और अब जो डिजिटलाइजेशन है एक तरह से रजिस्ट्री का और जो राजस्व से जुड़े हुए प्रकरणों का, उसको डिजिटलाइजेशन करने का भी प्रयास किया जा रहा है संपदा सॉफ्टवेयर के तहत। इस पर क्या कुछ जानकारी है अब तक, क्या कुछ अपडेट है कृष्णा? कृष्णा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। जिस तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संपदा 2.0 का शुभारंभ किया है, सबसे बड़ी जो परेशानी होती थी वो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्री होती थी तो किसी न किसी गवाह को ले जाना पड़ता था, वहां घंटों खड़े रहना पड़ता। अब भी परेशानी नहीं होगी, रजिस्ट्री के माध्यम से रजिस्ट्री हो सकेगी। तो कहीं ना लोगों के सुविधाजनक अब सरकार ने व्यवस्था लागू की है, ई रजिस्ट्री आ सकेगी और ई डिजिटल माध्यम से भी रजिस्ट्री हो सकेगी। तो एक बड़ी सुविधा सरकार ने लोगों के लिए किया है कि किसानों को लिए भी ये सुविधा रहेगी और जो जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा अब शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अब और आसान हो जाएगा। रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है, जो जटिल प्रक्रिया थी, जो पूरा दिन अपॉइंटमेंट करना पड़ता था, उन्हें कलेक्ट्रेट में जाके खड़े रहना पड़ता था, फिर दूसरे दिन नंबर लगता था, अब वो सब नहीं होगा और एक दिन में उनकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो सकती। एक दिन में ही रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसमें
ई पंजीयन की हम बात करें, ई साइन की हम बात करें, डिजिटल सिग्नेचर की भी बातें की गई हैं। साथ ही साथ स्लॉट बुक करने की भी इसमें बातें निकलकर सामने आई हैं कि जो रजिस्ट्री करवाने वाले हैं वह अपना एक अलग से स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसमें किस तरह की और सुविधाएं जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें हमें देखने को मिल सकती हैं? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन पूरी सुविधा कर दी गई है और स्लॉट बुकिंग तो करानी पड़ेगी। स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही आप नंबरिंग होगी और नंबरिंग के माध्यम से ही अपनी जमीन कार्ड ब्यौरा पेश कर सकते हैं और सरकार उसकी पूरी जांच करेगी। आपके आधार से लेकर जमीन के लोकेशन तक की पूरी जांच हो जाएगी। इसके सिग्नेचर के माध्यम से ही रजिस्ट्री हो जाएगी। तो अभी ये जो खाका है, जो जब जमीनी हकीकत में बदलेगा और किस तरह से इसमें और समस्या आती है वो देखना होगा। हालांकि जगदीश देव भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही थी कि ई रजिस्ट्री में जो आधार पंजीयन महत्वपूर्ण कागजात होंगे, आधार के आधार पे ही पूरी जानकारी हासिल की जाएगी, किसकी जमीन थी और किसने खरीदी या किसी के नाम रजिस्ट्री कराई जा रही है, वो पूरी जानकारी सरकार एकत्रित करके और इसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा इसमें होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर को विभिन्न माध्यमों से इंटीग्रेट कर इसे बेहतर से बेहतर करने की और जल्द से जल्द किसानों हों या आम नागरिक हों, उनकी रजिस्ट्री की सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। सरकार की तो यही पहल है। बहुत शुक्रिया कृष्णा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हाथरस भगदड़ के 3 महीने बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने पेश हुआ, जहां लखनऊ में उससे बंद कमरे में 2.25 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान बाबा ने सत्संग में शामिल 1100 लोगों का एफिडेविट आयोग को सौंपा। बाबा पेशी पर मिली भगत, माफ कीजिएगा, पीलीभीत से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान के साथ फॉर्च्यूनर से आया था, जहां बाबा की पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने बताया है कि एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी है और न्यायिक आयोग ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। बता दें कि हाथरस में 2 जुलाई को हुए एक भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, भोले बाबा लगभग 3 महीने बाद पेश हुए हैं न्यायिक आयोग के सामने। पूछताछ के लिए वह पेश हुए, लगभग 2-2.25 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। अब तक क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूं कि ये 2 जुलाई को जो हाथरस में सत्संग के दौरान भोले बाबा उर्फ साकार हरि उर्फ सूरजपाल, उसके सत्संग में जो 121 लोगों की मौत हुई थी, उस पर जो योगी सरकार द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया गया था और उसमें जो लगातार जो मामले दर्ज हुए थे, हालांकि एसआईटी की तरफ से क्लीन चिट पहले ही सूरजपाल को मिल गया था और न्यायिक आयोग के सामने भी पेशी हुई। करीब 2.5 घंटे से ज्यादा उससे पूछताछ की गई। इस दौरान सूरजपाल जो पीलीभीत के विधायक बाबूराम पासवान के साथ उनकी ही गाड़ी पर बैठ के आया था और न्यायिक आयोग के सामने आज जो है जवाब दाखिल करना था और पूछताछ होनी थी, उसमें वो शामिल हुआ। इस दौरान सूरजपाल की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे, भारी सुरक्षा बल मौजूद किया गया था और उसके साथ ही उस तमाम उससे जो पॉइंट्स थे आयोग के पास, उससे पूछताछ की गई है कि आखिर में भगदड़ का कारण क्या था, भगदड़ किस प्रकार से हुई और इसमें जो मारे गए लोग हैं कहां कहां से आए थे, आयोजनकर्ता कौन था, आयोजनकर्ताओं ने परमिशन किस प्रकार ली थी, तमाम जो सवालात थे आयोग के वो किए गए। इसके साथ ही जो वकील हैं सूरजपाल के एपी सिंह, उन्होंने भी तमाम तथ्यों को सामने रखा था और कहा जा रहा है कि करीब 1100 लोगों ने इसमें एफिडेविट दाखिल किए थे, जिसमें ये कहा गया कि सूरजपाल जो बाबा हैं उनका कोई इस मामले से लेना देना नहीं है, वो घटनाक्रम पे मौजूद नहीं थे, घटना जब हुई है उस समय वो वहां से निकल चुके थे, उसके बाद यहाँ भगदड़ हुई है। यह भी एक आरोप लगाया गया कि घटना के दिन वहां पर किसी ने मिर्ची स्प्रे का प्रयोग किया, जिसके कारण लोग जो है वहां आपा खो बैठे और बचाव के कारण इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद ये जो गंभीर हादसा हुआ इसमें 121 लोगों से भी ज्यादा की लोगों की जान चली गई है। हालांकि ये एक वह लोग हैं जो प्रशासन ने वर्तमान में वहां पर गणना की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं
जो भर्ती रहे हैं गंभीर अवस्था में, जिनको गंभीर चोटें लगी हुई थी, उनमें भी जानकारी थी कि 3 लोगों की इलाज के दौरान में काफी समय बाद हुई है। सूरजपाल ने आज तमाम जो सवाल थे उसके जवाब आयोग के सामने रखे थे और ये माना जा रहा है कि आयोग ने भी क्लीन चिट दे दी है। निश्चित तौर से देखिए, अगर बात की जाए कि जो मामला चल रहा है, आईओ ने भी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी सूरजपाल का नाम उसमें दाखिल नहीं किया था। वह भी एक सवालों के घेरे की बात थी। इस मामले में जो आयोजनकर्ता हैं उनके नाम सामने आए हैं, उसके साथ कुछ अज्ञात लोग हैं उनको इसमें जो है नाम दर्ज किया गया है। हालांकि मामले की जांच चल रही है, लेकिन 2 जगह से सूरजपाल को जो क्लीन चिट मिली है उससे कहीं ना कहीं राहत है। बाबा के जो भक्त हैं उनको भी राहत मिली होगी कि उनके बाबा जो चमत्कारी हैं, साकार विश्वरी हैं, भगवान का स्वरूप है, भगवान को जेल नहीं जाना पड़ा है, तो उनके भगवान के भक्तों को थोड़ा बहुत आराम अब होगा ही। प्रशांत, जिस प्रकार से आपने बताया कि दोनों आयोग से इन्हें क्लीन चिट मिल गई है और भी जो बाबा हैं, बाबा को तो कहीं ना कहीं इससे राहत ही है, लेकिन उन लोगों का क्या जो जिन लोगों ने इन बाबा के सत्संग में आकर और इस तरह भगदड़ में अपनी जान गंवा दी, उन लोगों का क्या? और जो पीड़ित हैं, अब तक जो बिस्तर पर हैं या फिर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, उन लोगों के विषय में क्या? साथ ही साथ बाबा का एक राजनीतिक एंगल भी जोड़ा जा रहा था कि बाबा का राजनीतिक एंगल है। सपा से इनका पहले राजनीतिक एंगल जोड़ा गया और अब आज भाजपा विधायक के साथ उन्हें देखा गया। इस पर क्या किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? अभिनव, अगर इस गहराई में जाएंगे तो बहुत से दलों के साथ बाबा के गहरे संबंध निकलेंगे। सत्ता में बाबा के तमाम लोगों से जो है संबंध रहे हैं। बहुत से लोग उसमें बाबा के भक्त भी हैं, आज भी हैं और पूर्व में भी रहे हैं। बाबा को बहुत तरीके से सहयोग मिला है और बाबा के तरीके से लोगों को सहयोग दिया भी है। राजनेता बनाने तक में भी बाबा का सहयोग रहा है, आर्थिक रूप से हो या फिर जनबल के रूप से हो, बाबा ने जो है बहुत से लोगों की मदद की है। तो ऐसे में सत्ता के गलियारों में बाबा की पकड़ अच्छी मानी जाती है। समाजवादी पार्टी से पहले एंगल निकाला जा रहा था जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फोटो साथ में चला था और आज पीलीभीत के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं बाबूराम पासवान, उनकी फॉर्च्यूनर से बैठकर बाबा न्यायिक आयोग जो है न्यायिक आयोग के सामने वो पेश होने पहुंचा था। अब देखिए, आरोप और पलटवार यहाँ शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बाबा हैं जिनके भक्त उन्हें भगवान मानते हैं, साकार विश्वरूपी का साकार रूप जानते हैं। ये वही बाबा हैं हादसे के बाद जिन्हें घबराहट हो रही थी, जिन्हें परेशानी हो रही थी और जिन्हें स्ट्रेस हो रहा था। जब भगवानों को इस प्रकार से स्ट्रेस होने लगे और वो एक घटना के बाद इतने गंभीर अवस्था में आ जाएं, तो अंदाजा लगा सकती है उनकी जो अंधभक्ति वाली पब्लिक है, बाबा किस उच्च दर्जे के बाबा हैं। और यही सब मामले हैं जिसको लेकर लगातार जो है कई हादसे होते आ रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इसमें गंभीरता दिखाई और जो मामला दर्ज किया गया और उसके बाद जो न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट रखी, एसआईटी ने जो रिपोर्ट रखी, उसमें क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि ये बात तो बाबा के जो प्रत्यक्षदर्शी वहां लोग रहे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हादसा बाबा के जाने के बाद हुआ। बाबा की गाड़ियां जब निकल चुकी थी उस दौरान के टायरों की जो धूल थी वो लेने को लेकर लोग व्याकुल हो गए। उसमें सबसे आगे जो महिलाएं थी और उसके साथ ही महिलाओं के ऊपर से ही महिलाएं आगे निकलने लगी, जिसके बाद हादसा हो गया। जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि वहां पर अराजक तत्व थे, उन्होंने वहां पब्लिक को बरगला दिया और वहां धक्का मुक्की की, इसके कारण ये जो हादसा हुआ। फिर बीच में एक तथ्य ये भी आया है कि वहां जो मिर्ची स्प्रे का प्रयोग किया गया, जिस कारण जो है भक्त वहां व्याकुल होकर भागने लगे और उसके बाद ये हादसा हो गया। तमाम बातें रखी गई, लेकिन अब खैर क्योंकि न्यायिक मामला है, ऐसे में न्यायिक आयोग की तरफ से उन्हें क्लीन चिट देना, इस पर कोई टिप्पणी नहीं बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक को लेकर रहना होगा और स्थानीय प्रशासन को भी तमाम जो नियम कायदे कानून है उसको ध्यान में रखते हुए आयोग जो कार्यक्रम होते हैं उनको परमिशन देना होगा और उनमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को नामित करना होगा, तब ऐसे हादसे रुक पाएंगे। बिल्कुल, बाबा को तो राहत मिल ही गई है, उन्हें क्लीन चिट भी दोनों आयोग ने दे दी है, लेकिन उन लोगों के अभी भी जवान पर सवाल हैं जिनके संबंधियों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक पीड़ा से जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रशांत, आपका हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।